नमस्कार दोस्तों, ऑफिसर्स ट्रैक में आपका स्वागत है। आज हम लोग इकोनॉमिक्स की अगली क्लास देंगे। आप लोग पेज सिस्टम तक देख चुके थे, ठीक है। इसके आगे देखेंगे बैंकिंग सिस्टम, ठीक है। ये क्लास पढ़ाई गई थी लेकिन किसी कारणवश वॉइस नहीं आ रही थी तो डिलीट कर दी गई। तो भारत में बैंकिंग व्यवस्था, भारतीय बैंकिंग व्यवस्था जो है भारतीय रिजर्व बैंक शीर्ष पर है, ठीक है। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई अधिनियम 1934 के अंतर्गत 1 अप्रैल 1935 को, आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। क्योंकि आरबीआई की स्थापना जो है संसद में अधिनियम पारित करके गई थी। जब आरबीआई की स्थापना की गई थी तो संसद में क्या अधिनियम बनाया गया था। इसे एक वैधानिक या सांविधिक स्टैट्यूटरी निकाय कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि एक अधिनियम के तहत बनाया गया था, संविधान में संशोधन नहीं हुआ था, ठीक है। एक वैधानिक निकाय का स्वरूप एवं इसके प्रकार फंक्शन उसी अधिनियम के माध्यम से तय किए जाते हैं। जो अधिनियम लाया जाता है उसी के अनुसार इसका स्वरूप तय किया जाता है, इसीलिए इसे वैधानिक बोलते हैं। अतः ऐसे निकाय के स्वरूप अथवा प्रकार में किसी भी प्रकार के संशोधनों के लिए अधिनियम को संशोधित करना अनिवार्य है। अगर कोई संशोधन करना है आरबीआई एक्ट में तो अधिनियम को संशोधित किया जाता है। अतः कहा जा सकता है कि आरबीआई एक क्या है, संवैधानिक निकाय नहीं है, क्योंकि संविधान में संशोधन नहीं हुआ था, अधिनियम के आधार पर बना था। संवैधानिक निकाय ऐसे निकाय होते हैं जिनकी स्थापना संविधान के माध्यम से हो एवं स्वरूप तथा प्रकार का उल्लेख संविधान में हो। और उसका स्वरूप क्या है और प्रकार क्या है, कार्य क्या क्या है, उसका संविधान में उल्लेख हो तो उसे संवैधानिक निकाय कहते हैं, ठीक है। जैसे निर्वाचन आयोग हो गया, यूपीएससी हो गया। आरबीआई की स्थापना हुई थी तब इसका मुख्यालय कहाँ था? जब स्थापना हुई थी 1935 में तब कलकत्ता था, परंतु वर्ष 1937 में 2 साल बाद कहाँ स्थायी रूप से इसके मुख्यालय को मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया, ठीक है। विभिन्न राज्यों के राजधानियों में आरबीआई का क्षेत्रीय कार्यालय भी उपस्थित है। जो विभिन्न राज्य हैं, जैसे यूपी का लखनऊ, तो यहाँ क्या है, इनके क्षेत्रीय कार्यालय हैं। आज़ादी के बाद जो है आरबीआई ने क्या किया, ट्रांसफ़र टू पब्लिक ऑनरशिप एक्ट 1948 पारित किया। जब आज़ादी हो गई उसके बाद आरबीआई ने ट्रांसफ़र टू पब्लिक ऑनरशिप एक्ट 1948 पारित किया। इस अधिनियम के अंतर्गत क्या हुआ, 1 जनवरी 1949 को आरबीआई को भारत सरकार के नियंत्रण में लाया गया। पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट के नियंत्रण में था, अब किसके नियंत्रण में लाया गया, भारत सरकार के। इसमें एक नोट्स है, क्या है, 9 नवंबर 2024 को सरकार ने घोषणा की कि संजय मल्होत्रा आरबीआई के कौन से 26वें गवर्नर, शक्तिकांत दास कौन थे, 25वें थे, इनके स्थान पर कौन आ गए, संजय मल्होत्रा, जो 26वें गवर्नर होंगे, ठीक है। आगे देखिए, आरबीआई का नेतृत्व एक गवर्नर, आरबीआई का नेतृत्व कौन करता है, एक गवर्नर। और आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे, सर ऑसबोर्न स्मिथ थे। आरबीआई के प्रथम गवर्नर 1935 में सर ऑसबोर्न स्मिथ थे। जबकि आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, सीडी देशमुख थे, ठीक है। आरबीआई जो पहले अगर भारतीय बोलोगे तो सीडी देशमुख थे। वर्तमान में कौन है, संजय मल्होत्रा, जो कौन से हैं, 26वें हैं, ठीक है, 26वें हैं। प्रारंभ में जो है आरबीआई के गवर्नर का कार्यकाल कितना, शुरू में जब 5 वर्ष होता था जब बना था, परंतु जो वर्तमान में इसे कम कर दिया गया, 3 वर्ष कर दिया गया, ठीक है। गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है, भारत सरकार करती है, ठीक है। इन्हें कार्यकाल पूरा होने से पहले भी हटाया, अगर कार्यकाल पूरा नहीं तब भी चाहे तो गवर्नमेंट हटा सकती है। कार्यकाल पूरा होने के उपरांत क्या है, इनकी नियुक्ति पुनः हो सकती है। मतलब मान लो अगर चाहे तो गवर्नमेंट शक्तिकांत दास को पुनः नियुक्त कर सकती थी। आरबीआई में जो है 4 डिप्टी गवर्नर भी होते हैं, एक गवर्नर 4 डिप्टी गवर्नर, टोटल 5 हो गए। अब आरबीआई की जिम्मेदारियां क्या हैं, ठीक है। आरबीआई की जिम्मेदारियों को पारंपरिक एवं गैर पारंपरिक 2 प्रमुख हिस्सों में वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है। गैर पारंपरिक क्या है, जिम्मेदारियां समय समय पर उत्पन्न होती। जो गैर पारंपरिक होते टाइम टाइम पर, इन्फ्लेशन हो गया, डिस्फ्लेशन हो गया, एवं पूरा होते ही स्वतः समाप्त हो जाती हैं। इसके विभिन्न पारस्परिक जिम्मेदारियां निरंतर जारी रहती। जो पारंपरिक होती हैं वो कंटिन्यू जारी रहती है, ये हमेशा किया जाता है। एवं यह आरबीआई अधिनियम के अंतर्गत तय होती है। जब पारंपरिक क्या होती है, आरबीआई अधिनियम के अंतर्गत तय होती है। आरबीआई की जो प्रमुख पारंपरिक
निम्नलिखित जिम्मेदारियाँ। पारंपरिक पहले देखिए क्या है। नंबर 1 क्या है कि आरबीआई जो है भारत सरकार के लिए क्या करता है, राज्य सरकार के लिए सिक्किम को छोड़कर, सिक्किम नहीं इसमें इंक्लूड होता, ठीक है, सिक्किम को छोड़कर एवं केंद्र शासित प्रदेश के लिए बैंक का कार्य करती है आरबीआई, ठीक है, सिक्किम को छोड़कर। अर्थात सरकारें जो हैं अपना जो अधिशेष होता है, सरप्लस होता है, आरबीआई के पास जमा डिपॉजिट कर देती हैं एवं आवश्यकता पड़ने पर क्या है, आरबीआई के माध्यम से ऋण भी प्राप्त कर सकती हैं, ठीक है। मान लो उत्तर प्रदेश है, वो चाहे तो अपना सरप्लस है उसको आरबीआई के पास रखते हैं और ज़रूरत पड़े तो लोन भी रख सकते हैं, लोन भी ले सकते हैं, ठीक है। भारत सरकार की संचित निधि, लोक लेखा इत्यादि आरबीआई के पास ही जमा रहती है। आर्टिकल 266 संचित निधि, ठीक है, किसके पास, आरबीआई के पास ही जमा रहती है। सिक्किम को प्रारंभ से ही स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम बैंकिंग सुविधा प्रदान, सिक्किम को कौन प्रदान करता है, स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम बैंकिंग सुविधा प्रदान करती है। अगला पॉइंट क्या है कि आरबीआई, ये पारंपरिक चल रहे हैं, ठीक है, आरबीआई भारत में जितने भी कार्यरत बैंकों के लिए बैंक का कार्य करती है, बैंकों के लिए बैंक का कार्य करती है जितने बैंक हैं, अर्थात बैंक अपना अधिशेष क्या करते हैं, आरबीआई के पास जमा रख सकते हैं, ठीक है, एवं आवश्यकता पड़ने पर क्या है, आरबीआई से लोन ले सकते हैं। यदि बैंकों को प्रतिकूल आर्थिक परिस्थितियां में कहीं से ऋण का प्राप्ति ना हो, अगर बैंक को कोई समस्या हो गई, उसको ऋण नहीं मिल रहा, तो क्या करेंगे, आर्थिक परिस्थितियों में कहीं से ऋण की प्राप्ति ना हो, तब आरबीआई अंतिम स्रोत के रूप में उपस्थित होती है। आरबीआई क्या करती है, अंतिम स्रोत के रूप में उपस्थित होती है। यही कारण है कि आरबीआई को लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, मतलब सबसे अंतिम उपाय के रूप में लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट भी कहते हैं। अगला पॉइंट क्या है, आरबीआई क्या करती है, भारत में जो पूरी बैंकिंग व्यवस्था है उसको कंट्रोल भी करती है, नियंत्रित करती है। यह अनुसूचित बैंकों, शेड्यूल्ड बैंक के लिए लाइसेंस जारी करती है एवं क्या, इसे निरस्त भी कर सकती है, लाइसेंस दे भी सकती है, निरस्त भी कर सकती है, एवं इसे निरस्त भी कर सकती है, एवं बैंकों के लिए जो है रूल भी बना सकती है कि आप क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है कि आरबीआई कुछ प्रकार के गैर बैंकिंग कंपनियों, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, एनबीएफसी जिन्हें बोलते हैं, को नियंत्रित करती है, और बीमा कंपनियों, इरडा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया एवं म्यूचुअल फंड कंपनीज को भी सेबी नियंत्रित करती है। ठीक है, फिनटेक कंपनियों, अगला पॉइंट क्या है, फिनटेक कंपनियों फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के नियंत्रण में भी आरबीआई की प्रमुख भूमिका है। ठीक है, फिनटेक कंपनी क्या है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के नियंत्रण में भी आरबीआई की प्रमुख भूमिका। फिनटेक कंपनियों के नियंत्रण में इरडा एवं सेबी की भी भूमिका महत्वपूर्ण है, जैसे फ़ोन पे हो गया, पेटीएम इत्यादि क्या है, फिनटेक कंपनियां हैं। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, भुगतान एवं निपटारे की व्यवस्था में भी आरबीआई एक नियामक, रेगुलेटर की भूमिका निभाती है, पेमेंट एंड सेटलमेंट के लिए, सेटलमेंट सिस्टम जैसे आरटीजीएस, नेफ्ट, है ना। अगला पॉइंट क्या है, मौद्रिक नीतियों को जारी रखने के लिए, मॉनेटरी पॉलिसी को जारी रखने के लिए क्या है, आरबीआई की भूमिका महत्वपूर्ण है। इनके माध्यम से आरबीआई क्या करती है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करती है, आर्थिक समृद्धि का प्रबंधन भी करती है। ठीक है, आपको पहले पढ़ा चुके थे पहली क्लास में, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में क्या अंतर है। ठीक है, आर्थिक समृद्धि का प्रबंधन करती है एवं घरेलू मुद्रा के विनिमय दर को स्थिर बनाए रखती है। ठीक है, आर्थिक समृद्धि क्या है, जैसे जीडीपी का ग्रोथ हो, ठीक है, लेकिन सभी क्षेत्रों में ग्रोथ हो तो आर्थिक विकास हो गया। ठीक है, पर कैपिटा इनकम हो गया, भुखमरी हो गई, इन सब चीज़ों में सुधार हो तो आर्थिक विकास बोलते हैं। अगला पॉइंट क्या है कि विदेशी निवेश। ठीक है, विदेशी निवेश से संबंधित नियमों के संदर्भ में क्या, आरबीआई की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट क्या है कि आरबीआई भारत में विदेशी मुद्रा कोष का संरक्षण करती है। आरबीआई जो भारत में विदेशी मुद्रा होता है उसको संरक्षण करती है, और भारत अपने विदेशी मुद्रा कोष में अमेरिकी डॉलर, अमेरिका डॉलर हो गया, यूरो हो गया, पाउंड हो गया, येन हो गया, जापान का येन हो गया, जैसी मुद्राओं को रखता है। ठीक है, यूरोप का यूरो हो गया, पाउंड ब्रिटेन का पाउंड हो गया।
जिन्हें क्या बोलते हैं, हार्ड करेंसी होती हैं, कि जिनकी डिमांड ज़्यादा होती है उन्हें हार्ड करेंसी बोलते हैं, ठीक है। अपने अपने रुपए की डिमांड इतनी है नहीं कि इसे हार्ड करेंसी बोलेंगे, ठीक है। हार्ड करेंसी ऐसी करेंसी है जिन्हें पूरा विश्व स्वीकार करता है, मतलब कोई भी देश स्वीकार कर लेता है, ठीक है। इनके अलावा विदेशी मुद्रा कोष में आरबीआई सोना क्या रखती है, सोना रखती है, जिसे एक तरल संपत्ति कहा जाता है, क्योंकि बहुत जल्दी इसका कन्वर्जन हो सकता है, ठीक है। सोना आप कहीं भी दे दो तुरंत पैसा मिल जाएगा, ये तरल होती है। जो जितनी जल्दी रुपए में कन्वर्ट हो जाए उसे तरल बोलते हैं, क्योंकि इसे तत्काल नकद में परिवर्तित किया जा सकता है। भारत विदेशी मुद्रा कोष में एसडीआर स्पेशल ड्राइंग राइट्स विशेष आहरण अधिकार भी रखता है। एसडीआर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के लेखांकन की इकाई है, यूनिट है, किसकी, आईएमएफ की, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है कि आरबीआई भारत में 1 रुपये से ऊपर के नोट भी जारी करती है। 1 रुपये से जितने ऊपर के हैं, और 1 रुपये कौन का जारी करता है, 1 रुपये के नोट एवं जितने भी सिक्के हैं भारत सरकार जारी करती है, परंतु इन्हें बाजार तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी आरबीआई, भारत सरकार तो जारी करती है 1 रुपये के नोट और जितने भी सिक्के हैं, लेकिन बाजार में कौन पहुँचाता है, आरबीआई पहुँचाती है। भारत में जो नोट जिस कागज़ पर मुद्रित होता है वो 100% कपास के बने होते हैं। जो भी नोट कागज़ होता है वो 100% कपास रहता है। चूँकि 1 रुपये का नोट भारत सरकार जारी करती है, इस पर आरबीआई कहीं मुद्रित नहीं, इसमें आरबीआई नहीं लिखा होगा कहीं भी, ठीक है। ना ही हस्ताक्षर आरबीआई के गवर्नर का, आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर भी नहीं होगा। इस पर हस्ताक्षर किसके होंगे, भारत सरकार के वित्त सचिव का होता है। 1 रुपये के नोट पर किसी प्रकार का वादा भी मुद्रित, मतलब ये इसमें वादा भी, जैसे आरबीआई वादा करती है कि मैं धारक को इतना वचन करने का वादा करता हूँ, इसमें वादा भी नहीं होता। यदि 1 रुपये का नोट एवं सभी सिक्के भारत सरकार जारी करती, इन्हें बाजार तक पहुँचाना की जिम्मेदारी आरबीआई की होती है, ठीक है। 1 रुपये से ऊपर के सभी नोट पर आरबीआई के गवर्नर का वादा मुद्रित होता है एवं हस्ताक्षर भी होता है। नोट आरबीआई के ऊपर एक प्रकार का दावा बन जाते हैं, ठीक है। इन्हें आरबीआई की संपत्ति नहीं बल्कि आरबीआई की क्या, लायबिलिटी माना जाता है। जो चीज़ हमें चुकाना होता है वो लायबिलिटी होती है, ठीक है। एसेट्स क्या होता है, जो हमें मिलना होता है। चूँकि सिक्के एवं नोट जो है विनिमय का वैधानिक माध्यम होते हैं, सिक्के एवं नोट क्या है, विनिमय का लीगल टेंडर होते हैं, इन्हें लीगल टेंडर कहा जाता है। आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं में एक कागज़ के नोट का अपना कोई मूल्य नहीं होता। जो आधुनिक अर्थव्यवस्था है उसमें एक कागज़ के नोट का क्या, अपना कोई मूल्य नहीं होता। इनका मूल्य जो है केंद्रीय बैंक एवं सरकार के वादे के कारण होता है। इनका मूल्य क्या होता है, मात्र केंद्रीय बैंक एवं सरकार के वादे के कारण होता है। ऐसी मुद्राओं को फिएट मनी बोलते हैं, ठीक है। कागज़ के नोट का क्या, अपना कोई मूल्य नहीं होता। इनका मूल्य क्या है, केंद्रीय बैंक जो वादा करता है उसी के अनुसार इन्हें फिएट मनी बोलते हैं, ठीक है। कॉइनेज एक्ट क्या होता है, कॉइनेज एक्ट के अनुसार वर्तमान में भारत में अधिकतम 1000 रुपये तक का सिक्का जारी हो सके। जो कॉइनेज एक्ट बना था उसके अनुसार वर्तमान में भारत सरकार क्या करती है, 1000 तक का सिक्का जारी कर सकती है। भारत में सिक्के मात्र 4 जगह बनते हैं, ये कॉइन की बात हो रही है, सिक्के। एक मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, नोएडा, ये 4 जगह याद रखिए, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, नोएडा, ठीक है। वर्तमान में नियमों के अनुसार आरबीआई अधिकतम 10,000 रुपये का नोट जारी कर सकती, ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 रुपये के नोट भारत में पहले उपस्थित थे, परंतु कब, 1978 में जनता सरकार इसका विमुद्रीकरण कर दिया गया था, ठीक है। जनता सरकार ने बंद कर दिया। भारत में नोट मात्र 4 स्थानों पर, अब नोट की बात वो तो हो गए, कलकत्ता, मुंबई, हैदराबाद, नोएडा, ठीक है। ये 4 स्थान थे, हैदराबाद, मुंबई, कलकत्ता, हैदराबाद, नोएडा, जो सिक्के थे। और नोट 4 स्थानों पर मुद्रित हुए, देवास मध्य प्रदेश, ठीक है, देवास मध्य प्रदेश और नासिक महाराष्ट्र। इन दोनों मुद्रालयों पर भारत सरकार का स्वामित्व है। किसका स्वामित्व है, इन दोनों मुद्रालय पर भारत सरकार का स्वामित्व है, ठीक है। देवास एमपी में हो गया और नासिक महाराष्ट्र। मैसूर कर्नाटक, सालबोनी पश्चिम बंगाल, इन दोनों मुद्रालय पर आरबीआई का है। तो ये दोनों जरूर याद रखिए, ठीक है। ठीक है, मैसूर कर्नाटक, सालबोनी पश्चिम बंगाल, दोनों पर आरबीआई का अधिकार है।
नए नोट जारी करने में प्रयोग की जाने वाली पद्धतियाँ क्या हैं? विश्व के अलग अलग देशों में नए नोट जारी करने के लिए दो प्रमुख पद्धतियों का प्रयोग होता है। कौन कौन सी? न्यूनतम आरक्षित प्रणाली, मिनिमम रिजर्व रेट सिस्टम, और दूसरा क्या? आनुपातिक आरक्षित प्रणाली, प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम। तो भारत में 1956 से ही नए नोट जारी करने के लिए न्यूनतम आरक्षित प्रणाली का, मिनिमम रिजर्व सिस्टम का प्रयोग होता रहा भारत में। इसके अंतर्गत क्या करती है? आरबीआई जो है 200 करोड़ रुपए के बराबर का एक रिजर्व रख दिया एवं आर्थिक समृद्धि, मुद्रास्फीति तथा घरेलू मुद्रा के विनिमय दर को ध्यान में रखते हुए, मतलब इन्फ्लेशन कितना चल रहा है, आर्थिक समृद्धि क्या है, ठीक है, घरेलू मुद्रा के विनिमय एक्सचेंज रेट क्या, आरबीआई का मतलब रुपए का डॉलर के मुकाबले क्या एक्सचेंज रेट है, इसको ध्यान में रखते हुए जारी करती है। एक वित्तीय वर्ष में आवश्यकता अनुरूप नए नोट जारी कर सकती है। कौन? आरबीआई। ठीक है, 200 करोड़ रुपए के बराबर के इस रिजर्व में 115 करोड़ के क्या होते हैं? सोना रखा जाता है, जबकि शेष 85 करोड़ हार्ड करेंसी के रूप में होते हैं। अर्थात इसमें क्या होगा? हार्ड करेंसी क्या? डॉलर हो गया, यूरो, पाउंड तथा येन, ये रखे जाते हैं। सामान्यतः विकसित देशों में अनुपाती आरक्षित प्रणाली का प्रयोग होता है। विकसित देशों में क्या है? प्रोपोर्शनल रिजर्व रेशियो का प्रयोग होता है। इस पद्धति के अनुसार क्या होता है कि नए नोट छापने के उद्देश्य से जो रिजर्व रखा जाता है वह उसी अनुपात में बढ़ता जाएगा। मान लो आज हम 100 रुपये का रिजर्व रखें और 10 नोट जारी कर दिए, ठीक है। अगर आगे बढ़ाना है, ठीक, तो रिजर्व भी बढ़ाएंगे तब नोट छापेंगे। जब तक रिजर्व नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन भारत में क्या, रिजर्व नहीं बढ़ता, ठीक है, उसी अनुपात में बढ़ता जाएगा जिस अनुपात में छापे गए नोट का मूल्य बढ़ेगा, ठीक है। भारत में बैंकों का वर्गीकरण। भारत में कार्यरत बैंकों को दो प्रमुख हिस्सों में वर्गीकृत किया जा सकता है। जो बैंक भारत में, एक शेड्यूल्ड बैंक, अनुसूचित बैंक, और दूसरे नॉन शेड्यूल्ड बैंक हो गए। शेड्यूल्ड बैंक क्या है? अब शेड्यूल्ड बैंक भी बटे हैं कमर्शियल बैंक में, पेमेंट बैंक्स में, स्मॉल फाइनेंस बैंक में, रीजनल रूरल बैंक्स में, कोऑपरेटिव बैंक्स में, ठीक है। तो कमर्शियल बैंक्स में कौन कौन से आ गए? पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स। पब्लिक सेक्टर में एसबीआई और अदर बैंक हो गई, ठीक है, नेशनलाइज बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक्स में एसबीआई हो गई, जितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं इस समय वर्तमान में टोटल 12 हैं, ठीक है। प्राइवेट बैंक्स में इंडियन हो गए, कुछ फॉरेन हो गए, ठीक है। पेमेंट बैंक हो गई, स्मॉल फाइनेंस बैंक, आरआरबी हो गई। कोऑपरेटिव बैंक्स में एक हो गई स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, एक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हो गई, ठीक है। शेड्यूल्ड बैंक जो है वे बैंक होते हैं जो आरबीआई अधिनियम 1934 के द्वितीय अनुसूची में सूचीबद्ध हैं। शेड्यूल्ड बैंक क्या होते हैं? वे बैंक होते हैं जो आरबीआई अधिनियम 1934 के द्वितीय अनुसूची में सूचीबद्ध हैं। यह अनुसूची परिवर्तनशील होती है, अर्थात यदि एक बैंक जो है आरबीआई से अनुमति प्राप्त कर कार्य प्रारंभ करती है, कोई बैंक है वो आरबीआई से परमिशन लेती है और कार्य प्रारंभ कर देती है, तो इसे अनुसूचित में जोड़ दिया जाएगा। और यदि कोई बैंक अपना कारोबार बंद कर दे या उसका विलय हो जाए, तब क्या करते हैं? इस अनुसूची से हटा दिया जाता है। अनुसूचित बैंकों को आरबीआई नियंत्रित करती है तथा इनके लिए क्या नियम बनाती है। इन बैंकों को निम्न शर्तों का पालन करना होता है। कौन कौन सी शर्त है? मतलब न्यूनतम पूंजी निवेश आरबीआई तय करती है, कितना आप पूंजी का निवेश करते हैं। किसी भी क्रिया से उनके ग्राहकों की क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। कोई भी ऐसा कार्य ना करें वो बैंक जिससे ग्राहकों को नुकसान हो। इन्हें मौद्रिक नीतियों का भी अनुपालन करना होता है। आवश्यकता पड़ने पर बैंक आरबीआई से ऋण प्राप्त कर सकता है। ज़रूरत पड़ी तो क्या कर से आरबीआई से लोन ले सकते हैं। अब देखिए भारत में बैंकों का इतिहास। भारत में स्थापित पहली बैंक क्या थी? बैंक ऑफ हिंदुस्तान थी। इसकी स्थापना 1770 में, कब? 1770 में अलेक्जेंडर एंड कंपनी ने किया था। अलेक्जेंडर, ठीक है। जब 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया उसके 3 साल पहले ही इसकी स्थापना हुई थी। अलेक्जेंडर एंड कंपनी ने किया था। यह बैंक ज़्यादा लंबे समय तक कार्य नहीं कर सकी, इसे फिर बंद कर दिया गया। इसके बाद क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक के बाद एक 3 बैंकों की स्थापना की। 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता 1806 में आई, जिसका नाम क्या था? 1809 में बदलकर बैंक ऑफ बंगाल कर दिया गया। फिर 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे आया। पहले कलकत्ता, फिर उसके अपोजिट बॉम्बे है तो बॉम्बे का स्थान है। फिर 18
1943 में बैंक ऑफ मद्रास की, ये तीनों बैंक हैं। और 1921 में क्या किया, इन तीनों बैंकों का विलय कर दिया गया। इस विलय से क्या बना, द इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहानी आप हो गई, जो 1955 में किया SBI बन गया। ठीक है। 1865 में इलाहाबाद बैंक की स्थापना की गई। कब, 1865 में। ठीक है, 1864 में, 1865 में। ठीक है। यह भारत में उसी नाम के साथ कार्यरत प्राचीनतम बैंक थी, जिसका हाल ही में किसमें विलय हो गया, इंडियन बैंक में विलय कर दिया गया इलाहाबाद बैंक का। 1881 में अवध कॉमर्शियल बैंक की स्थापना हुई। 1881 में किसकी, अवध कॉमर्शियल बैंक की। यह भारत की पहली बैंक थी जिसमें शेयर धारक बनाए गए। पहली बैंक थी जो अवध कॉमर्शियल बैंक 1881 में, जिसमें शेयर धारक बनाए गए। और 1894 में PNB की स्थापना की। यह क्या थी, पहली पूर्णतः भारतीय बैंक थी जिसमें विदेशियों का निवेश कोई भी नहीं था, इसमें बाकी में था। 1865 में इलाहाबाद बैंक की स्थापना की गई। यह भारत में उसी नाम के साथ कार्यरत प्राचीन थी। ठीक है, इंडियन में विलय। आगे देखिए, 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को भारत सरकार के अधीन लाया गया। 1955 में किसको, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को भारत सरकार के अधीन लाया गया। इसका नाम SBI बदल गया। बाद में क्या हुआ, 7 अन्य बड़े बैंकों SBI के सहायक बैंकों के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। इनको सहायक बना दिया गया। स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, 7 थे। इन 7 सहायक बैंकों में से जो स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र का विलय, जो स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, ये इसका विलय क्या 2008 में SBI के साथ कर दिया गया। और स्टेट बैंक ऑफ इंदौर का विलय सौराष्ट्र हुआ, उसके बाद 2 साल बाद स्टेट बैंक ऑफ इंदौर का कर दिया गया। फिर बचे 5, और 1 अप्रैल 2017 को बचे जितने 5 सहायक बैंकों का विलय भी SBI में कर दिया गया। उसी वर्ष भारतीय महिला बैंक का विलय भी, जिसको गवर्नमेंट ने शुरू किया था, उसको भी विलय कर दिया गया। वर्तमान में ना तो ये सहायक बैंक उपस्थित है और ना ही भारतीय महिला बैंक, दोनों मर्ज हो चुके हैं। भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण का इतिहास। राष्ट्रीयकरण वह प्रक्रिया है जिसमें एक निजी इकाई को सरकार के स्वामित्व में ला दिया जाता है। एक निजी इकाई को किसके स्वामित्व में, सरकार के स्वामित्व में ला दिया जाता है। आज़ादी के दौरान भारत में कार्यरत सभी बैंक निजी क्षेत्र के थे। आज़ादी के दौरान जो जितने भी कार्यरत थे निजी क्षेत्र के थे। बैंकिंग क्षेत्र में धोखाधड़ी चरम पर थी, बहुत धोखाधड़ी होती थी। बैंक क्या करते थे, जमाकर्ता की जमा राशि लेकर भाग जाते थे। और बैंकिंग क्षेत्र का विस्तार मात्र कहाँ तक था, शहरी क्षेत्रों में। गांव में अपनी शाखाएं नहीं खोलते थे, क्योंकि गांव में कोई पैसा ही नहीं जमा करता था, सब अपने घर में रखते थे। ठीक है। इसी उद्देश्य से बैंकों का विस्तार ग्रामीण क्षेत्रों में करने के उद्देश्य से एवं समाज के निम्न वर्ग को भी बैंकों से जोड़ने के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण, फिर यही कहा गया कि बैंकों को सरकारी क्षेत्र में ला दिया जाए, ताकि वो गवर्नमेंट के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्र में शाखाएं अपनी खोल सकें। ठीक है, और लोगों को सुविधाएं प्रदान कर सकें। फिर क्या हुआ, इसके अंतर्गत 1969 में 14 बड़े बैंकों, जिनके पास कितनी थी, कम से कम 50 करोड़ रुपए की जमा राशि थी, जिनके पास 50 करोड़ थी, उनको राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। फिर 1980 में 6 अन्य थे, जिनकी न्यूनतम राशि कितनी, 200 करोड़ थी। पहले 50 करोड़, फिर 200, उनका भी राष्ट्रीयकरण किया गया। इन 20 बैंकों में से 1993 में क्या हुआ, टोटल 20 हो गई। 1993 में द न्यू बैंक ऑफ इंडिया का दिवालिया हो गई। द न्यू बैंक ऑफ इंडिया 1993 दिवालिया हो गई, और इसका विलय PNB में कर दिया गया। राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 19 हो गई। और 1 अप्रैल 2019 को देना बैंक एवं विजया बैंक का विलय किसमें, बैंक ऑफ बड़ौदा में कर। देना विजया बैंक ऑफ बड़ौदा। सरकार ने विलय की इस प्रक्रिया को जारी रखते हुए राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या घटाकर 11 कर दिया। SBI के साथ लेकर वर्तमान टोटल कितने, 12 हैं वाणिज्यिक बैंक हैं। टोटल 11 राष्ट्रीयकृत, 12 हुआ। ठीक है। नंबर 1 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में कर दिया। बैंक ऑफ बड़ौदा हो गई। सिंडिकेट बैंक किसको, सिंडिकेट बैंक का विलय केनरा बैंक में। आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के आंध्रा का, बैंक ऑफ इंडिया बनी रही। इलाहाबाद बैंक का विलय बैंक इंडियन बैंक के साथ कर दिया गया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया थी, इंडियन ओवरसीज बनी रही। यूको बैंक थी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब और सिंध बैंक, इनका नहीं हुआ कुछ। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है कि बैंकिंग क्षेत्र सुधार पर नरसिम्हन समिति की रिपोर्ट। बैंकिंग में सुधार कैसे हो। भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया कब से पूरी हो गई, 1980 में। इसके कुछ नकारात्मक भी प्रभाव देखे गए। प्रतिस्पर्धा के ना होने का, भाई इतने सरकारी बैंक हो गए तो आपस में प्रतिस्पर्धा नहीं करते थे कि यही हमारी ही तो बैंकें हैं।
भारत में बैंकिंग व्यवस्था भी रुक सी गई, अतः बैंकिंग क्षेत्र में सुधार भी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि इनमें सुधार किया जाए ताकि कंपटीशन जागृत हो आपस में। आरबीआई के एक पूर्व गवर्नर थे एम नरसिम्हन राव के नेतृत्व में समिति का गठन किया गया था। इस समिति का गठन 2 बार किया गया है, पहले 1991 में, दूसरी बार 1998 में, 7 साल बाद। प्रथम रिपोर्ट में क्या हुआ सुझाव थे कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया बंद कर दी जाए और सभी बैंकों की सभी शाखाओं का पूर्ण कंप्यूटरीकरण किया जाए। दूसरी सुझाव, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के सभी बैंकों को समान दर्जा दिया जाए दोनों को, और किसी भी प्रकार का भेदभाव न किया जाए, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट। 2 अथवा 2 से ज़्यादा बैंकों का विलय कर बड़े बैंकों का गठन किया जाए, इन्होंने किया था 1991 में। परंतु कमजोर बैंकों का विलय मजबूत बैंकों के साथ नहीं होगा। ये भी कहा गया कि जो कमजोर बैंक हैं उनको मजबूत बैंकों के साथ विलय ना किया जाए। कमजोर बैंकों के पुनर्गठन के उद्देश्य से दूसरे उपाय करिए जाए। कुछ भारतीय बैंकों जैसे कि एसबीआई को विश्व स्तरीय बैंक के रूप में उभारा जाए। ये भी कहा गया है कुछ बैंक जो जैसे एसबीआई है उसको विश्व स्तर का बनाया जाए। बचत खाते में जमाकर्ता की राशि पर बैंक द्वारा दिए जाने वाली ब्याज दर को आरबीआई अपने नियंत्रण से मुक्त कर दे। ठीक है, जो बचत खाते में जमाकर्ता की जमा राशि है कि बैंक द्वारा जो ब्याज दिया जाता है उसमें आरबीआई नियंत्रण ना करे, बैंक तय करे कि स्वतंत्र हो कि जमाकर्ता की जमा राशि पर ब्याज कितना दे। ठीक है, आरबीआई ना कहे। वे बैंक जो कि लाभ में हैं और स्वस्थ हैं उन्हें अपने विस्तार के उद्देश्य से स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध करके पूंजी प्राप्त करने की अनुमति दी जाए। मतलब जो बैंक सही हैं, सही से चल रहे हैं उनका, ठीक है, कोई फ्रॉड व्राड नहीं चल रहा है, प्रॉफिट में चल रहे हैं, उनको क्या, उनको शेयर मार्केट में लिस्टेड किया जाए और वो अपने शेयर जारी किए जाए कर सकें और लोगों से राशि प्राप्त कर सकें। CRR कैश रिजर्व रेशियो और SLR को कम किया जाए ताकि क्या बैंकों के पास कारोबार के लिए अधिक धनराशि बचे। इनसे क्या होता है, बैंकों के पास रिजर्व ज़्यादा रखना पड़ता है। CRR क्या है, एक बैंक की कुल जमा राशि वह हिस्सा है जिसे आरबीआई के पास रखती है और SLR बैंक अपने पास रखती है। ठीक है, अपने कारोबार के उद्देश्य से इनका यूज नहीं होता, इसीलिए इनको कम कर दोगे तो उतना हिस्सा बच जाएगा। बैंकों के गैर निष्पादनकारी परिस्थिति मतलब NPA वसूली के लिए क्या किया जाए, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी स्थापित की जाए। प्राथमिकता वाले क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण को कितना घटा दिया जाए, 10% तक लाया जाए। अगला क्या है कि भारत में बैंकिंग क्षेत्र में विदेशी निवेश से संबंधित नियम क्या है। बैंकिंग क्षेत्र में विदेशी निवेश से संबंधित नियमों को समझने के उद्देश्य से बैंकों को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। सार्वजनिक क्षेत्र बैंक, ये क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में सरकार कम से कम 51% हिस्सेदारी रखेगी। कितना, 51%, तभी वो सरकारी माने जाएंगे। सरकार अधिकतम 49% हिस्सेदारी बेच देगी। किसी भी एक निवेशक के पास 10% से ज़्यादा हिस्सेदारी नहीं जा सकती। मतलब ये नहीं कि केवल एक ही व्यक्ति को पूरी हिस्सेदारी बेच दी जाए। ठीक है, कम से ज़्यादा 10% एक लोगों को। अब बीमा कंपनियों के पास 15% तक हिस्सेदारी जा सकती है। अब कोई LIC मान लो खरीदना चाहे तो 15% ले सकती है, जो कि एक अपवाद है। कुल हिस्सेदारी में से 20% से ज़्यादा हिस्सा विदेशी निवेशकों को नहीं दिया जा, टोटल जो है उसका 20% से ज़्यादा विदेशियों को नहीं दिया जा सकता। यहाँ भी क्यों, क्योंकि फिर वो विदेशी पूरी खरीद लेगा धीरे धीरे। ठीक है, उसका कंट्रोल हो जाएगा पूरा। यहाँ भी शर्त यह है कि किसी भी एक विदेशी निवेशक के पास मतलब टोटल 20%, लेकिन किसी एक इंडिविजुअल के पास 10% से ज़्यादा हिस्सा नहीं होना चाहिए। मतलब 2 लोग मिलकर ले सकते हैं। अब निजी क्षेत्र के बैंक क्या हैं, जब एक निजी क्षेत्रक भारतीय बैंक स्थापित होती है तब इस संस्थापक के पास उसमें 100% हिस्सेदारी रह सकती है। पहले 5 वर्षों में संस्थापक क्या करेगा, अपनी हिस्सेदारी घटाकर 40% तक ला सकता है। जो पहला 5 वर्ष है, पहले 100% में हिस्सेदारी रहेगी, लेकिन 5 वर्षों तक वो 40% तक ला सकता है, 60% और कहीं कर सकता है, 60% बेच सकता है। पहले 5 वर्षों में बैंक का भारतीय बना रहना अनिवार्य है। पहले जो 5 वर्ष होंगे उसमें बैंक भारतीय ही होना चाहिए। मतलब 49% से ज़्यादा आप विदेशी को नहीं बेचेंगे। ठीक है, बेचे गए 60% में किसी भी एक निवेशक के पास 10% से ज़्यादा हिस्सेदारी नहीं है। जो 60% बेचा भी जाएगा उसमें से किसी को पूरा नहीं बेचा जाएगा। कम से कम एक लोगों को मतलब 6 लोग खरीद सकते हैं 10%। ठीक है, एक लोगों को 10% से दिया जाएगा। 5 वर्ष के बाद की अब कंडीशन क्या है, 5 वर्ष बाद 5 वर्ष से 15 वर्ष के अंत तक संस्थापक क्या करता है, अपनी हिस्सेदारी घटाकर अनिवार्य रूप से 26% तक लाएगा। अब वो अनिवार्य रहेगी आप 26% तक लाएं।
अतः वह 74% हिस्सेदारी बेचेगा। अब 5 वर्ष के उपरांत एवं 15 वर्ष के अंत तक विदेशी निवेशकों के पास 74% तक हिस्सेदारी जा सकती है। ठीक है, विदेशी पहले 20% थी, अब कितनी 74 तक, 60% थी बेचने की। ठीक है, अब विदेशी 20%, अब 74% तक जा सकती है। परंतु किसी भी एक निवेशक के पास 10% से ज़्यादा हिस्सेदारी नहीं जा सकता। अभी भी 10% एक लोग के पास रहेगा। 15 वर्षों के उपरांत इन बैंकों में विदेशी निवेशक 100% तक संभव है। 15 वर्ष पूरे हो गए कोई बैंक की स्थापना के, अब पूरी तरह से विदेशी को बेच सकते हैं पूरी बैंक। परंतु यह तभी संभव हो सकेगा जब संस्थापक अपनी शेष हिस्सेदारी भी बेच दे। जो संस्थापक के पास 26% है, जब वो भी बेच दे तभी मानो संभव होगा। बीमा कंपनियां इन बैंकों में भी 15% तक हिस्सेदारी रख सकती हैं, जो बीमा कंपनियां। ठीक है, विदेशी बैंक, एक विदेशी बैंक भारत में 100% निवेश कर अपना कारोबार प्रारंभ कर, कोई विदेशी बैंक है भारत में 100% निवेश कर कारोबार शुरू कर सकती है। वह इस बैंक में निरंतर 100% हिस्सेदारी रख भी सकती, कंटिन्यू। वर्तमान नियमों के अनुसार एक विदेशी बैंक को भारत में कारोबार प्रारंभ करने के लिए कम से कम कितना 500 करोड़ रुपए पूंजी निवेश करना होगा। इन्वेस्ट करो 500 करोड़। ठीक है, इस भारतीय इकाई में कम से कम 50% निवेशक भारत के नागरिक होने चाहिए। जो वो बैंक स्टार्ट करेगी उसमें भी 50% लोग, 50% निदेशक जो हैं, डायरेक्टर, वो कहाँ के, भारत के होने चाहिए। आगे देखिए कि वाणिज्यिक बैंकों की स्थापना के लिए लाइसेंस से संबंधित प्रावधान किया गया है। 2004 में आरबीआई ने यस बैंक तथा कोटक महिंद्रा बैंक को लाइसेंस प्रदान किया 2004 में। पुनः 2014 में फिर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, 2014 में क्या, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एवं बंधन बैंक को लाइसेंस दिया गया। और 2021 में बैंकों को लाइसेंस प्रदान करने संबंधी नियमों में फिर संशोधन किया गया। और वर्तमान में लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदक कभी भी आवेदन कर सकता है, चाहे जब चाहो। भारतीय निजी क्षेत्र के बैंकों के मौजूदा स्वामित्व, दिशा निर्देश और कॉरपोरेट संरचना की समीक्षा करने के लिए आरबीआई ने क्या किया, जून 2020 में पीके मोहंती की अध्यक्षता में एक आंतरिक कार्य समूह, ठीक, इंटरनल वर्किंग ग्रुप का गठन किया। आंतरिक कार्य समूह क्या है, 33 सिफारिश की। नवंबर 2021 में आरबीआई ने इनमें से कितनी 21 सिफारिश को स्वीकार किया, जिनमें से कुछ आंशिक संशोधनों के साथ स्वीकार, शेष सिफारिश पर आरबीआई विचार कर रही है। कुछ तो स्वीकार, कुछ पर विचार कर रही है। नंबर 1 क्या है कि आवेदक एक भारतीय निवेशक होना चाहिए। मौजूदा एनबीएफसीज भी आवेदन कर सकते, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं वो भी अप्लाई कर सकती है। इनका भारत में कम से कम 10 साल का स्वच्छ इतिहास रहा हो, मतलब कोई फ्रॉड व्राड ना किया हो। एक औद्योगिक समूह लाइसेंस प्राप्त नहीं कर सकती। दूसरा पॉइंट क्या है कि एक औद्योगिक समूह लाइसेंस प्राप्त नहीं कर सकती, परंतु पहले से जो उपस्थित किसी भी बैंक में अगर उनका 10% तक की हिस्सेदारी ले सकती, कोई पहले से बैंक है उसमें 10% ले सकते हैं। आंतरिक कार्य समूह ने कहा कि बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 में आवश्यक संशोधनों के बाद ही बड़े कॉर्पोरेट औद्योगिक घरानों को बैंक के प्रमोटर के रूप में अनुमति दी जाए। मतलब बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 में संशोधन करने के बाद आप बड़े कॉर्पोरेट जो औद्योगिक घराने हैं उनको बैंक को प्रमोटर के रूप में अनुमति दे सकते हैं। लाइसेंस मात्र 18 महीने तक मान्य रहेगा। इस दौरान बैंकिंग के कामकाज शुरू करना होगा 18 महीने के अंदर। अगला पॉइंट क्या है कि पहले एक नए यूनिवर्सल बैंक को स्थापित करने के लिए प्रारंभिक प्रदान पूंजी कितनी 500 करोड़ होना चाहिए। कोई नई यूनिवर्सल बैंक को स्थापित करने के लिए आरबीआई ने आंतरिक कार्य समूह की सिफारिश पर एक नए यूनिवर्सल बैंक को स्थापित करने के लिए आवश्यक प्रारंभिक प्रदत्त पूंजी को दोगुना कर दिया। अब कितना, न्यूनतम पूंजी निवेश 500 करोड़ रुपये के स्थान पर अब 1000 करोड़ रुपये अपडेट कर दिया गया। पहले 5 वर्षों में संस्थापक अपनी हिस्सेदारी घटाकर 40% तक ला सकता, और इस दौरान क्या है, विदेशी निवेश 49% से ज़्यादा नहीं हो सकता। किसी भी एक निवेशक के पास 10% से ज़्यादा हिस्सेदारी नहीं हो सकती। अगला पॉइंट क्या है कि पहले 15 वर्ष के अंत तक, मतलब 5 से 15 के बीच, अपनी हिस्सेदारी घटाकर 15% तक ला सकता है, और इस दौरान विदेशी निवेश 14% तक हो सकता था। किसी भी एक निवेशक के पास 10% से ज़्यादा हिस्सेदारी नहीं जा सकती। हाल ही में 15 वर्षों की अवधि में प्रवर्तकों की हिस्सेदारी पर यह सीमा मौजूद 15% बढ़ाकर कितना कर दी गई, 26% कर दी गई। हालांकि यदि प्रमोटर चाहे तो 5 वर्ष की लॉक इन अवधि के बाद किसी भी समय होल्डिंग को कितना 26% से नीचे ला सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है कि कम से कम 1/4 शाखाएं उन ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित होंगी जहां बैंक नहीं है। अभी भी बहुत क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर बैंकों की शाखाएं नहीं हैं। इन क्षेत्रों की आबादी कम से कम 9,999 होनी ही चाहिए आबादी। ठीक है, 6 वर्षों के भीतर बैंक को स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध करेंगे। ये अगला पॉइंट है, यह सिफारिश से दी थी।
नोट में क्या है कि गृह ऋण प्रदान करने वाली वित्तीय संस्था जो होम लोन प्रदान करते हैं उनको नेशनल हाउसिंग बैंक नियंत्रित करती है, NHB जिसे बोलते हैं, ठीक है, जो कि किसके अंतर्गत है, भारत सरकार के अधीन कार्यरत है। यह एक सांविधिक निकाय है जो नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987 के तहत स्थापित की गई। किसके तहत, नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987 के तहत। अगला पॉइंट क्या है कि भारत में बैंकों से संबंधित कुछ प्रमुख जानकारी। कुल शाखाओं के आधार पर, जमा राशि के आधार पर, दिए गए ऋण एवं लाभ के आधार पर SBI भारत की सबसे बड़ी बैंक है। बाजारी पूंजीकरण अर्थात बाजारी मूल्य के आधार पर HDFC बैंक भारत की सबसे बड़ी बैंक है, बाजारी मूल्य के आधार पर, ठीक है। JP मोर्गन चेज विश्व की सबसे बड़ी बैंक है जो कि एक अमेरिकी बैंक है। JP मोर्गन चेज क्या है, विश्व की सबसे बड़ी बैंक है जो कि अमेरिकी है। भारत में कार्यरत सभी विदेशी बैंकों में सर्वाधिक शाखाएं किसकी हैं, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की हैं जो कि एक ब्रिटिश बैंक है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड। श्रीलंका में उपस्थित अस्थिरता के कारण भारत आए तमिल मूल के लोगों के पुनर्वास के लिए, जो श्रीलंका में अस्थिरता हो गई है लिट्टे के कारण हो गई थी, उसके कारण जो भारत आए तमिल थे उनके लोगों के लिए पुनर्वास के लिए रेपको बैंक की स्थापना की गई थी। किसकी बैंक, रेपको बैंक, जो कि मुख्यतः तमिलनाडु में ही कार्यरत है। ये कहाँ पर है, तमिलनाडु में। यह एकमात्र ऐसी बैंक है जो कि भारत में गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। रेपको बैंक किसके अंतर्गत, गृह मंत्रालय के अंतर्गत एकमात्र बैंक है। अब क्या देखेंगे, रीजनल रूरल बैंक्स RRBs। ये क्या होते हैं, ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं। ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को क्षेत्रीय इसलिए क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह सामान्यतः किसी राज्य के एक क्षेत्र विशेष में ही कार्यरत होते। कोई क्षेत्र है जैसे पूर्वांचल हो गए, पश्चिमांचल हो गए, बुंदेलखंड क्षेत्र हो गए, ऐसे। इन्हें ग्रामीण इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी शाखाएं उस क्षेत्र के मात्र ग्रामीण हिस्सों में ही स्थापित की जाती हैं। RRB का प्रमुख उद्देश्य क्या है कि ग्रामीण लोगों की बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने का है, ताकि वे अपना अधिशेष जो है सरप्लस है इन बैंकों में जमा कर सकें, इन्वेस्ट कर सकें, बचा कर सकें एवं आवश्यकता पड़ने पर बैंकों से संस्थागत तरीके से ऋण प्राप्त कर सकें। RRB की स्थापना में कुल पूंजी निवेश का 50% भारत सरकार योगदान करता है। जो RRB की स्थापना में कुल पूंजी निवेश का कितना, 50% भारत सरकार योगदान करती है, ठीक है। RRB की स्थापना में कुल पूंजी निवेश का 50% भारत सरकार योगदान करती है और 35% कोई सार्वजनिक क्षेत्रक वाणिज्यिक बैंक करती है, ठीक है। 50% भारत सरकार और 35% कोई सार्वजनिक, और 15% जिस राज्य में कार्य करती है वो राज्य सरकार जहाँ बैंक की स्थापना हुई। यह सार्वजनिक क्षेत्रक बैंक उस RRB के लिए प्रायोजक बैंक है, जो जिसे PNB है, कोई RRB को एक्वायर्ड कर लिया तो क्या हो गई, वो RRB के लिए जो क्षेत्रीय बैंक है उसके लिए प्रयोजक बैंक कहलाएगी। परंतु क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से कार्य करती हैं और इनका प्रबंधन भी अलग अलग होता है। यद्यपि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976, ये पॉइंट याद रखिए कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम क्या है, 1976 पारित हुआ और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को स्थापना 1975 से ही प्रारंभ हो गई थी। 2 अक्टूबर 1975 को सर्वप्रथम 4 राज्यों में 5 जगहों पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई। कब, 2 अक्टूबर 1975 को 4 राज्य हैं उसमें 5 जगह पर। 2 जगह उत्तर प्रदेश को हो गए, मुरादाबाद, गोरखपुर। पश्चिम बंगाल में मालदा हो गया, हरियाणा में भिवानी हो गया, राजस्थान में जयपुर, ठीक है। धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़कर 196 हो गई एवं हजारों की संख्या में इनकी शाखाएँ स्थापित हुई। परंतु ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों के लिए कारोबार कर पाना क्या था, कठिन होता है। क्यों, क्योंकि कृषि को दिया गया ऋण जो है अत्यधिक जोखिम रिस्की होता था। कोई किसान सुसाइड कर लिया, किसी की फसल सूखी हो गई, फसल नहीं हुई तो यही कारण होता था, वापस नहीं मिल पाता था बैंकों को। जबकि ग्रामीण आबादी के पास बैंकों को जमा करने के लिए अधिशेष भी नहीं, मतलब ग्रामीण लोगों के पास उनकी इनकम कम होती थी तो उनके पास इतना पैसा भी नहीं बचता था कि हम बैंक में अपने खाते में पैसा जमा करें। इससे क्या हो कि जब अतः क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक घाटे में चलने लगी और इनके स्वास्थ्य में सुधार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आपस में इनकी फिर विलय करना एक मात्र उपाय बचा कि इनका विलय आपस में कर दिया जाए, कम से कम बैंकें रखी जाएं, क्योंकि एक लोग कम से कम एक खाता तो रखेगा ही। धीरे धीरे इनकी संख्या को घटाकर 43 कर दिया गया, ठीक है। निकट भविष्य में इन्हें घटाकर 36 कर दिया गया,
36 पर लाया जाएगा एवं उन्हें घटाकर 28 कर दिया जाएगा। ठीक है। अब भारत में कितने नए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना नहीं होती, मतलब आप कोई नए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं स्थापित कर सकते। वर्तमान में एवं पहले भी गोवा एवं सिक्किम को छोड़ भारत के सभी राज्यों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक उपस्थित रहे। गोवा में नहीं था, सिक्किम में नहीं था। अगला क्या है, सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स। ये क्या है, सहकारी बैंक की स्थापना आपसी सहयोग, पहले ही लिखा है कोऑपरेटिव, आपसी सहयोग के आधार पर हुई थी। सदस्य क्या करते थे, अपना अधिशेष इसमें जमा रखते थे। जो सरप्लस, मान लो हमारे पास 1 लाख बचा तो इसको जमा कर दिए एवं आवश्यकता पड़ने पर ऋण प्राप्त करते रहे। सहकारी बैंकों को 2 प्रमुख प्रारूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। 2 रूप होते हैं इनके सहकारी बैंक के, एक राज्य सहकारी बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, दूसरा शहरी सहकारी बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है। सहकारी बैंकों का पंजीयन निम्नलिखित 2 अधिनियम के अंतर्गत होता था। स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, राज्य सहकारी समिति अधिनियम। ठीक है। पहला क्या है, स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, और दूसरा मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, बहुराज्यीय सहकारी समिति अधिनियम। ठीक है। सामान्यतः राज्य सहकारी बैंकों का पंजीयन किस में होता है, जो राज्य में कार्य करते हैं पंजीयन राज्य सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत एवं यह उसी राज्य में कार्य करेंगे, मतलब ये कहाँ पर, अपने राज्य से बाहर कार्य नहीं करेंगे। ठीक है। जिसमें पंजीकृत हो, और जिला स्तर पर यह केंद्रीय बैंक सहकारी बैंक कहलाते हैं। जिले में इनको क्या बोला जाता था, केंद्रीय सहकारी बैंक कहलाते थे। जबकि ग्रामीण स्तर पर यह प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ PACS बोलते थे, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। ठीक है। शहरी सहकारी बैंकों का पंजीयन किस में होता था, बहुराज्यीय सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत सामान्यतः होता था। यह बैंक एक से ज़्यादा राज्यों में कार्य कर सकते हैं। प्रारंभ में यह क्या, कृषि के उद्देश्य से ऋण नहीं दे सकते थे। पहले शुरुआत जब हुई थी तो इनको ये कहा गया था कि कृषि के पर्पज से आप लोन नहीं देंगे, परंतु वर्तमान में ये कृषि के उद्देश्य से भी ऋण दे सकते हैं। प्रारंभ में सहकारी बैंक RBI के नियंत्रण में नहीं आते थे, इन्हें राज्य सरकारें नियंत्रित करती थी। परंतु 1966 में सहकारी बैंकों को RBI के आंशिक नियंत्रण में ले आया गया। ठीक है। 2020 में क्या हुआ, पंजाब एवं महाराष्ट्र सहकारी बैंक में हुए जब घोटाला हुआ तो सहकारी बैंकों पर RBI के नियंत्रण को बढ़ा दिया गया, परंतु अभी भी प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी RBI के नियंत्रण से बाहर हैं। PACS का नियंत्रण नाबार्ड करती है। कौन करती है, नाबार्ड करती है, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को दिया जाने वाले ऋण, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, PSL क्या होता है। अर्थव्यवस्था में कुछ क्षेत्रों को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया है। इन क्षेत्रों का विकास देश के चौतरफा विकास के उद्देश्य से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अतः RBI भारत में कार्यरत बैंकों को बाध्य करती है कि वह इन क्षेत्रों में ऋण अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएं, कि इन लोगों को आप लोन दें। इन क्षेत्र को प्राथमिकता वाला क्षेत्र कहते हैं एवं इनमें दिए गए ऋण को प्राथमिकता वाले क्षेत्र से संबंधित ऋण कहते हैं, जिसे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। इन क्षेत्रों में RBI ने निम्नलिखित सम्मिलित कर रखा है। कौन कौन को, कोई कृषि से एवं संबंधित क्षेत्रों से, शिक्षा से, निर्यात से, समाज के कमजोर वर्ग जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन, अल्पसंख्यक, स्वयं सहायता समूह के सदस्य इत्यादि। सूक्ष्म वित्तीय संस्थान, सूक्ष्म एवं लघु औद्योगिक इकाइयाँ, कम मूल्य के आवास। इस सूची में संशोधन कर RBI ने 4 अन्य क्षेत्रों को इसमें जोड़ दिया है। ठीक है। कौन कौन से हैं, पहला क्या है कि मध्यम आकार की औद्योगिक इकाइयाँ, दूसरा क्या है सामाजिक बुनियादी अवसंरचना जैसे कि विद्यालय, अस्पताल, शौचालय इत्यादि, तीसरा क्या है नवीकरणीय ऊर्जा, चौथा क्या है प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत प्राप्त होने वाले, पांचवा क्या है कि ओवरड्राफ्ट की सुविधा। ठीक है। RBI ने जो है इस सूची में पुनः संशोधन कर दिया और 3 अन्य क्षेत्रों को जोड़ दिया। अब 3 और जोड़ दिया गया, पहले 5 जोड़े, पहले कितने जोड़े थे, पहले 4 जोड़े थे। ठीक है, 4 जोड़े थे, अब 5 जोड़ दिया। 4 जोड़े थे, हाँ, अब 3 जोड़ दिए, 4 3 7 हो गए, पहले 4 जोड़ थे। ठीक है, ये 5वां नहीं।
बायोगैस प्लांट, सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित करने के उद्देश्य से किसानों को दिया गया ऋण। मतलब जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा दे, मतलब बायोगैस प्लांट से पर्यावरण प्रदूषण होगा, ग्लोबल वार्मिंग से सहायता मिलेगी, सौर ऊर्जा प्लांट लगाने से ठीक बिजली की बचत होगी, तो इसमें ऋण दे सकते हैं। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, एफपीओ अर्थात किसानों का वह संगठन जो अपने उत्पाद मिलकर बेचते हैं, उनको दिया गया ऋण, उनको लोन दे सकते हो। जो नई स्टार्टअप हैं कंपनी को दिया गया 50 करोड़ रुपए तक ऋण। ठीक है। आरबीआई भारत में कार्यरत बैंकों को बाध्य करती है कि वे अपने एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, एएनबीसी जिसे बोलते हैं, एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट का एक निश्चित हिस्सा इन्हीं क्षेत्रों में ऋण के रूप में दे। ठीक, एक इतना रेशियो इन लोगों को दे। बैंक जो कुल ऋण देती है उसमें से एसएलआर के रूप में जो रखी गई प्रतिभूतियों में किए गए निवेश को जब घटा दिया जाता है, ठीक है, एसएलआर है उसका हिस्सा घटा दिया गया, तो जो बचा हुआ हिस्सा बैंक का एएनबीसी कहा जाता है। जो जितना बचा हिस्सा है प्राथमिकता वाले क्षेत्रों संबंधित ऋण शर्तें क्या क्या है, निम्नलिखित है। नंबर 1 क्या है कि सभी भारतीय सरकारी एवं गैर सरकारी बैंक अपने एएनबीसी का एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, ठीक है, एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट का न्यूनतम कितना 40% इन्हीं क्षेत्रों में आप ऋण के रूप में देंगे, जिसमें से कम कितना 28% कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों में ऋण के रूप में जाना चाहिए। कितना 18% कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों में ऋण के रूप में जाना चाहिए। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, वे विदेशी बैंक जिनकी 20 अथवा 20 से ज़्यादा शाखाएं भारत में हैं, 20 से अगर ज़्यादा 20 या 20 से ज़्यादा, तो वो अपने एएनबीसी का कितना 40% एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट का 40% क्षेत्र इन क्षेत्रों में ऋण के रूप में देंगे। इन्हें भी इसका कितना 18% अनिवार्य रूप कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों में ऋण के रूप में देना होगा। उन पहले वाले का 28% था, इनका कितना भारतीय बैंक का, जो भारतीय सरकारी एवं गैर सरकारी बैंक है, इसमें 18% रखना होगा। अगला पॉइंट क्या है, वे विदेशी बैंक जिनकी भारत में 20 से कम शाखाएं हैं, वे अपने एएनबीसी का कम से कम 40% इन क्षेत्रों में ऋण के रूप में देंगे, परंतु कृषि वाली शर्त इन पर लागू नहीं होगी। विदेशी बैंक इन पर जिनकी 20 से कम शाखा है, इन पर कृषि वाली शर्त नहीं रहेगी। विदेशी बैंक इस 40% में से 32% तक अकेले निर्यात क्षेत्र में दे सकती हैं। ठीक है, निर्यात क्षेत्र में दे सकती हैं। अगला क्या है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एवं लघु वित्तीय बैंक अपने एएनबीसी का कितना कम से कम 75% हिस्सा इन क्षेत्रों में ऋण के रूप में देंगी। इनके लिए भी यह अनिवार्य है कि इसका कम से कम कितना 18% कृषि एवं संबंधित क्षेत्र में दिया जाए, जो एग्रीकल्चर क्षेत्र उसमें दिया जाए। अगर एक बैंक प्राथमिकता वाले क्षेत्र से संबंधित शर्त को पूरा न कर पाए, कोई बैंक नहीं पूरा करती, तो ऐसे में क्या करती है, आरबीआई उसे बाध्य करेगी कि उतनी ही धनराशि, जितना रेशियो बताया गया है, बैंक क्या करेगी, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड एक बनाया गया है, RIDF बनाया गया है, उसमें जमा कराएं। जो बैंक की शर्त नहीं पूरी की वो इसमें अपना अमाउंट उतना जमा कराए, और यह फंड नाबार्ड के पास रहता है। किसके पास रहता है, नाबार्ड के पास रहता है। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है कि प्रियॉरिटी सेक्टर लेंडिंग, ये क्या है, सर्टिफिकेट, प्रियॉरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट। ठीक है, प्रियॉरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट। तो आज यहीं तक देखते हैं, अगली क्लास कल देखेंगे। क्लास कैसी लगी कमेंट में बताएं, जो समझ में ना आया हो वो भी बताएं। धन्यवाद।